अब जरा सा संक्षिप्त रूप में समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी भी काफी बिंदुओं पर चर्चा करनी है, हम लोग जल्द ही आगे बढ़ते हैं बीज दर एवं बीज उपचार यानी सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट की तरफ। जी डॉक्टर साहब। जी, बीज शोधन के लिए जो किसान भाई प्रयोग करेंगे उसमें थीरम दवा है, जो 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से प्रयोग करके उस तिल के बीज की बुआई की जाती है। जहां तक बीज दर की बात है तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और जहां पर दूरी कम है 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध की जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी गई है, वहां पर किसान भाई बीज को 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करके और शोधित करने के पश्चात अपने खेतों में लगाएं तो निश्चित ही किसान भाई को ज्यादा आमदनी मिलेगी, ज्यादा लाभ मिलेगा। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया ये थीरम एवं कैप्टान जो कि एक बहुत ही अच्छा सीड ट्रीटमेंट का केमिकल माना जाता है, उसका उपयुक्त अगर प्रयोग करें किसान भाई तो बीज को शोधित करके अधिक लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, आपने कई छात्रों को पढ़ाया है, आज किसान भाइयों के साथ साथ आपके कई छात्र भी इस सेशन को देख रहे हैं। उन्हीं में से जैसा कि मैंने कहा, राकेश चंद्र यादव, कौशिक सिंह, विशाल राज लोहानी नेपाल से, चिन्मयी पलाई उड़ीसा से, तथा अनुज पटेल दिल्ली से, ये भी आपके छात्र रह चुके हैं, इनको भी आपने पढ़ाया। सभी लोग आपका सेशन देख रहे हैं तथा आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिवादन कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं अब हमारे अगले जो है सेगमेंट की ओर। बुआई का समय एवं विधि के बारे में आपने पहले ही चर्चा कर दी है, आपने पहले ही विस्तार से बता दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप संतुलित उर्वरक प्रबंधन यानी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट किस तरह से करे किसान भाई ताकि अधिक उपज दे सके। डॉक्टर साहब इस पे जरा सा मार्गदर्शन अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि किसान भाइयों को आज के समय में उर्वरक छिड़कने में एक होड़ सी लगी हुई है, एक कंपटीशन सा लगा हुआ है। बगल वाले की खेत को देख के किसान अपने खेत में उर्वरक की मात्रा डालता है। जरा सा इस पे मार्गदर्शन करें कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन तिल की खेती में कैसे की जा सकती है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जहां तक उर्वरक का सवाल है, वैसे तो किसान भाई ये जो उर्वरक की मात्रा है वो राज्यवार संशोधित की गई है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में जो संशोधित उर्वरक का स्तर है वो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर है। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है उसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि गुजरात में तिल की ज्यादा खेती होती है और यहाँ पर भूमि में जो सल्फर की मात्रा है वो कम पाई जाती है। उस मात्रा को पूरा करने के लिए यदि किसान भाई मिट्टी की जांच कर लिए हैं तब तो संस्तुति के आधार पर ही उस सल्फर का आप प्रयोग करें। यदि नहीं किए हों तो 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि किसान भाई प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही उससे उत्पादन ज्यादा मिलेगा। जहां तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सवाल है, यहाँ पर किसान भाई जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं वे ज्यादातर लोग छिटकते हैं। यदि पंक्तियों में
उर्वरक का प्रयोग करें तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा यदि पोटास की कमी हो तो 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करें। और साथ ही साथ यदि सल्फर की कमी हो तो जो संस्तुत है 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो सल्फर का प्रयोग करें। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में किसान भाई ज्यादा तिल की खेती करते हैं। वे उनकी मिट्टी भी भारी है। यदि नाइट्रोजन का प्रयोग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से करें तो उनका उत्पादन अच्छा मिलेगा। महाराष्ट्र जनपद में फास्फोरस की उपलब्धता ज्यादा है, इसलिए उसमें फास्फोरस को परीक्षण के आधार पर ही प्रयोग करना चाहिए। जहां तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा में फास्फोरस मिट्टियों में फास्फोरस की मात्रा कम है, तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उड़ीसा के किसान भाई प्रयोग करें तो निश्चित ही तिल से उनको अच्छा उपज मिलेगी। जहां तक राजस्थान की बात है तो वहाँ किसान भाई उसमें मिट्टी में उपलब्ध उर्वरकों की उपलब्धता कम है, जो तत्व हैं उसकी उपलब्धता कम है, जिसके कारण यदि 30 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास इस तीनों रसायनों का प्रयोग करें तो निश्चित ही उन्हें अच्छा आमदनी मिलेगी। जहां तक तमिलनाडु राज्य की बात है, तमिलनाडु राज्य में जो संस्तुत की गई है 35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 23 किलोग्राम फास्फोरस तथा 23 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जहां तक वे पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल की भी मिट्टी हल्की मिट्टी है। इसमें किसान भाइयों को 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास अगर इस अनुपात में अपने फसलों में करते हैं तो निश्चित ही किसान भाई को अच्छी आमदनी मिलेगी। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में भी हल्की मिट्टी है, तो हल्की मिट्टी में तो उत्पादन अच्छा मिलता है, लेकिन तत्वों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इस परिस्थिति में यदि किसान भाई 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तो निश्चित ही पश्चिम बंगाल के किसानों को तिल से ज्यादा उत्पादन मिलेगा, वे ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि सल्फर एक ऐसी जो है तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो कि तिल के लिए ही नहीं सभी तिलहनी फसलों में, तेलीय वर्गीय फसलों में काफी महत्व रखता है एवं किसान भाई इसको अधिकतर नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नहीं डालते हैं। गंधक जिसे हम कॉमन भाषा में कहें तो गंधक एक ऐसा तत्व है जो कि तेलीय वर्गीय कोई भी फसल किसान भाई ले तो इसे अवश्य प्रयोग करे, क्योंकि जो तेलीय वर्गीय जो भी तिलहनी फसलें हैं उसमें तेल की जो उत्पादकता है, उसमें जो तेल का जो परसेंटेज है उसमें ये जो है वसा क्रिएट करता है, फैट क्रिएट करता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिससे अच्छी मात्रा में तेल प्राप्त होता है। मात्रा के साथ साथ उच्च गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑयल जो है ये सल्फर की वजह से ही होता है, और जो झाग एक तेल में पैदा होता है वो इसी गंधक की वजह से होता है। और जैसा कि मैं आपसे कहूं डॉक्टर साहब, बचपन में हमारी जो है दादी नानी लोग कहते थे कि सरसों का तेल ही क्या यदि उसको सूंघते वक्त आपके आंख से और नाक से आंसू ना आ जाए। तो आजकल के समय आप देखते होंगे इतनी मिलावट हो चुकी है, इतनी सारी
जो है कंटैमिनेशन हो चुका है, जो तेल है इनमें कोई झाग इतना खास रह नहीं गया है, इससे इसकी गुणवत्ता में कमी आई है। तो सल्फर का जो तत्व है उसे किसान भाई जरूर अपने जो है पौधों पे डालें, फसलों में डालें, ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त हाई क्वालिटी ऑयल जो है उनको प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब 1 घंटा पर्याप्त हो चुका है, कुछ हमारे सेगमेंट्स अभी भी बाकी हैं, तो बढ़ते हमारे 3 सेगमेंट्स और है अभी, संक्षिप्त रूप से जरा इसको भी कवर करें। मैं चाहूंगा कि अब आप निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण पे जरा सा प्रकाश डालें संक्षिप्त रूप से। जी जी, जहां तक निराई गुड़ाई का सवाल है किसान भाइयों, निराई गुड़ाई जो की जाती है वो 15 से 20 दिन के बुआई के 15 से 20 दिन के पश्चात यदि किसान भाई निराई गुड़ाई कर देते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा, और साथ ही साथ जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वानस्पतिक बढ़वार है, वे बढ़वार पौधों में अच्छी होती है, जिसके कारण किसान भाई को उपज ज्यादा मिलता है। जो किसान भाई निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं और खरपतवार, प्राय देखा जाता है कि खरीफ मौसम में खरपतवार का प्रयोग खरपतवार ज्यादा उगते हैं। नतीजा यह होता है जो भी उर्वरक डाले जाते हैं वे 30% ज्यादा उन उर्वरकों का प्रयोग खरपतवार कर लेते हैं और पौधे केवल 70% ही उन उर्वरकों का प्रयोग कर पाते हैं। अतः यह जरूरी है कि किसान भाई खरपतवार को, जो उनके निराई गुड़ाई जो नहीं कर सकते हैं, वे खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करके, लासो है, पेंडिमेथिलिन है, जो 3 किलोग्राम 300 मिलीलीटर 3 लीटर 300 मिलीलीटर दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर यदि इसकी छिड़काव किया जाए तो निश्चित ही खरपतवार जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे, जिसके कारण किसान भाई को अच्छी आमदनी मिलेगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन से खरपतवार नाशी है तथा एवं निराई गुड़ाई की यदि सुविधा मौजूद हो, अभी भी किसान भाइयों से आग्रह है अधिक रसायनों का प्रयोग ना करके यदि निराई गुड़ाई की जा सकती है, परंतु लागत को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो समय है खेती एवं कृषि में ये हमारा प्रमुख जो है फोकस रहता है। हम किसान भाइयों को भी यही संतुष्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि लागत को देखते हुए अपनी खेती को करें और लागत किस तरह से कम की जा सकती है। यदि कम लागत में निराई गुड़ाई की सुविधा मौजूद हो किसान भाई अवश्य करें। डॉक्टर आनंद सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र कटिया 2, ये जो है सीतापुर से, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी कहा है कि वेरी यूजफुल खरीफ ऑयल सीड क्रॉप ग्रो एज ए नेग्लेक्टेड क्रॉप इन ड्राईलैंड एरिया, लैक ऑफ सूटेबल वैरायटी। बिल्कुल बहुत ही रोचक बात कही डॉक्टर साहब ने कि इसकी जो अच्छी किस्में हैं वो बाजार में उपलब्ध नहीं है और इसको काफी नेग्लेक्ट किया जाता है। इसको जो है ये ऐसी एक फसल है जो कि किसान भाई इसको मुख्य फसल के रूप में नहीं देखते हैं तथा इसकी बुआई भी कम होती है, परंतु इसका महत्व इतना है यदि उसे जो बिंदुओं पे आज आपने बात कही है, इन बिंदुओं का, इन शस्य क्रियाओं का, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जिसे हम कहते हैं, उनका ध्यान दें, किसान भाई जरूर लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। 2 सेगमेंट हमारे शेष बाकी हैं। 1 घंटा 6 मिनट हो चुका है। क्योंकि आज सवाल इतने ज्यादा थे तो हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, परंतु कोई बात नहीं, सेशन में रोचकता काफी बनी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि आप सिंचाई एवं जल संचय पे जरा सा मार्गदर्शन करें। जी, जहां तक खरीफ मौसम में तिल की खेती की जाती है और बारिश होती रहती है, अतः इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन सूखे की अवस्था में यदि सूखा पड़ जाए तो निश्चित तौर पर
किसान भाई को सिंचाई देनी होगी, अब उनके फसलों में सिंचाई देनी होगी। यदि पहली सिंचाई सूखे की अवस्था में 30 दिन के आसपास, बुआई के 30 दिन के पश्चात तथा फल फूल आने के पहले एक सिंचाई यदि किसान भाई दे देते हैं तो निश्चित ही उनके जो फसल की मांग है, सिंचाई की मांग है फसल में, वे पूरी हो जाएगी तथा किसान भाई ज्यादा उत्पादन लेंगे, जिससे ज्यादा आमदनी मिलेगी। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि तिल की फसल जो है अधिक जल से थोड़ा सा संवेदनशील है, हाई वाटर सेंसिटिव है, तो यदि मात्र 2 सिंचाई, एक बुआई के 30 दिन बाद तथा फल फूलन के कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले यदि किसान भाई ले लें तो अधिक आमदनी भी उनको होगी, अच्छी उत्पादन होगी तथा उनका जो फसल की वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेगमेंट के, आज का जो हमारा सेशन है उसके आखिरी सेगमेंट की ओर, वो है कटाई, मढ़ाई, भंडारण एवं उपज की। जी डॉक्टर साहब। प्राय किसान भाई खेती करते हैं और मैं भी गांव में जाता हूं, अपने गांव भी मैं जाता हूं तो देखता हूं प्राय किसान भाई फसल पकने के पश्चात इंतजार करते हैं कि पूरी फसल पीली पड़ जाए, और कुछ किसान भाई तो सूखी होने के बाद ही काटते हैं। यह विडंबना है और इसमें हानि यह होती है, यदि फसल को सूखा होने के लिए छोड़ दी जाए तो उनके दाने जो हैं खेत में ही गिर जाएंगे, जो फली चिटक जाएगी और दाने खेत में गिर जाएंगे। अतः इन फसलों की कटाई एक महत्वपूर्ण बात है। कटाई उस अवस्था में करें जबकि पत्तियां पीली पड़ जाएं। पत्तियां पीली पड़ने के साथ साथ फली पीली हो जाए और डंठल भी नीचे से पीला होना शुरू हो जाए, जिसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, पादप कार्य की परिपक्वता कहा जाता है। यदि इस अवस्था पर किसान भाई अपने फसल की कटाई करके मड़ाई करें तो उनके जो फली चिटकने की बात है वो फली नहीं चिटकेगी, साथ ही साथ जो लॉस, जो नुकसान होना है, फलियों से नुकसान होना है, वो नुकसान नहीं होगा, इससे वे किसान भाई बच जाएंगे। अतः ये संस्तुत कार्य को अगर सही समय पर किया जाए तो निश्चित ही उत्पादन ज्यादा मिलेगा। जहां तक उत्पादन की बात है, प्रायः किसान भाई जो तिरस्कार की हुई भूमि है उसमें तिल की फसल को लगाते हैं। यदि किसी भी तरह देखा जाए तो जहां पर संस्तुत विधियां नहीं अपनाई जाती हैं, वहां पर किसान भाइयों को 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज मिलता है। जहां तक कुछ संस्तुत विधियों को किसान भाई अपना रहे हैं, वहां पर किसान भाइयों को 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिलती है। इसमें संस्तुत विधि को अपनाने के पश्चात किसान भाई के खेतों से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज में बढ़ोतरी हो जाती है। जी, जो भारी मिट्टी है, जहां के किसान भाई, महाराष्ट्र वगैरह के किसान भाई, राजस्थान के किसान भाई, वहां के किसान भाई 5 क्विंटल कम से कम प्रति हेक्टेयर की दर से उपज पाते हैं। यदि जो
वैज्ञानिक संशोधित विधियों को किसान भाई अपना रहे हैं, वहां के किसान भाइयों को 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन मिलता है। इस बात से किसान भाई समझ गए होंगे कि किसान भाई समझ गए होंगे कि वैज्ञानिक विधि, संशोधित विधि, उन विधियों को अपना करके यदि खेती की जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाई को ज्यादा उत्पादन मिलेगा। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, लगभग 1.25 घंटे का आज हमारा ये सेशन चला और आपने तिल की खेती के ऊपर कौन कौन सी आधुनिक शस्य क्रियाएं हैं, कौन कौन सी आधुनिक बातें हैं, मुख्य बिंदुओं पे आपने विस्तृत चर्चा की, न कि केवल उत्तर प्रदेश एवं भारत के लगभग उत्तर, मध्य, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी राज्यों को आपने ध्यान में रखते हुए किस्मों के बारे में, उर्वरक की मात्रा के बारे में, खेत की तैयारी के बारे में, जल संचय तथा एक कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, जो मॉडर्न पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हैं, जो कि आने वाले खरीफ सीजन में किसान भाई किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखे, आपने उस पर आज चर्चा की। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें ये 1.25 घंटे का समय दिया। इसको किसान संचार की ओर से, हमारे 1 लाख किसान भाइयों की ओर से तथा इस लाइव सेशन में जुड़े हुए लगभग 60 से 70 किसान भाइयों की ओर से, सभी की ओर से मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य आपका बहुत बहुत अभिवादन, साधुवाद एवं धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए और आपने हमें समय दिया। आपको भी धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर साहब मेरे गुरु रह चुके हैं, इन्होंने मुझे सस्य विज्ञान पढ़ाया है, तो पूरे राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, कृषि विज्ञान केंद्र तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी गुरुजनों को, सभी वैज्ञानिकों को, सभी छात्र, सभी छात्राओं को, सभी किसान भाई जो इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए तथा तिल की खेती के ऊपर इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए कि आने वाले समय में किसान भाई अवश्य ही लाभान्वित होंगे। हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर संत प्रसाद आज हमारे साथ जुड़े थे, प्राध्यापक शस्य विज्ञान, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं। और उन्होंने आज चर्चा की, विस्तृत चर्चा की, तिल की अधिक उत्पादन हेतु आधुनिक शस्य क्रियाएं यानी मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से किस तरह से किसान भाई तिल की अच्छी खेती कर सकते हैं तथा अधिक उत्पादन लेके लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं आज का जो ये लंबा सेशन रहा, 1 घंटा 15 मिनट का, क्योंकि इसमें कई सवाल थे, कई जवाब थे, कई किसान भाइयों के, कई स्टूडेंट्स के सवाल में नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। परंतु लाइव सेशन के बाद भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी सवाल आप पूछें उनका 24 घंटों के अंदर हम जवाब हमारे इस फेसबुक इफ्को किसान CSR पेज की तरफ से दे सकें। अधिक से अधिक अपने आसपास के किसान भाई, अपने दोस्तों को बताएं एवं हमारे लाइव सेशन के बारे में चर्चा करके अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक साझा कर सकें। कल ठीक सुबह 11 बजे एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।